पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि शैतानी तरामीम की हरारत को महसूस करते हुए, प्रेशर को महसूस करते हुए अब वकला की जो सियासत है, ग्रुप्स हैं, उनमें बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। वकला जो है वो रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम जो है उन्होंने आसमान जहांगीर ग्रुप को छोड़ के, जो कि दरबारी ग्रुप है इस टाइम, एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के साथ मिला हुआ है, उस ग्रुप को छोड़ के उन्होंने वकला तहरीक में शामिल होने का ऐलान किया और काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ जाने का ऐलान किया है। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं अली अहमद कुर्द साहब का, जो 2007-8 में एक तवाना आवाज थे जमहूरियत के लिए, तवाना आवाज थे वो अदलिया की आजादी के लिए। उनकी तकारीर, तस्वीर हम आपको दिखाकर उन पर तनकीद करते रहे। सबसे पहले तो आपको अंदाजा हो कि अवाम की ताकत क्या होती है। 3 या 4 दिन अली अहमद कुर्द साहब पर लगातार तनकीद हुई है, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, और वो जाहिर है फिर उसका बोझ ना उठा सके अवामी तनकीद का। और आज उन्होंने अपनी सालों पर मुहित जो उनकी अलाइनमेंट थी आसमा जहांगीर ग्रुप के साथ, उससे अपनी लातल्लकी की है। और अब वकला का जो बड़ा इज्तिमा कल होने जा रहा है 19 सितंबर को लाहौर में, उसमें वो शमूलियत करेंगे और काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन से अपने आप को दूर करेंगे, लातल्लकी करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के नोटिफिकेशन की डिमांड करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये अवामी तनकीद की बहुत बड़ी ताकत है, जिसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन आप देख रहे हैं कि एक बड़ा वकला तहरीक का नाम जो है वो आराम से चुप करके सन्नाटे में, मीन साइलेंट मोड पर लगे हुए थे और आराम से देख रहे थे क्या सिचुएशन है। आपने उनको 2-3 दिन अवामी अदालत के अंदर लगेदा, उसका रिस्पांस आपको नजर आया। दूसरी क्विक खबर दे दूं, फिर उसके अलावा बहुत सारी और खबरें हैं। सियासत की तरफ चलते हैं, जो अमूमी सियासत है। अभी फिलहाल वकला की सियासत के बारे में एक और खबर दे दूं क्विकली। वकला के 2 ग्रुप अमूमी तौर पर पाकिस्तान में बड़े ग्रुप हैं जिन नाजरीन को नहीं पता। एक आसमा जहांगीर साहब का ग्रुप था, वो जाहिर है वफात पा चुकी है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और दूसरा उनके मुकाबल हामिद खान साहब का ग्रुप है, जो कि जाहिर है अभी भी वो रुए रवां हैं और सब कुछ चल रहा है। ये जो आसमा जहांगीर साहब का ग्रुप है, इसके आजकल रुए रवां हैं आजम नजीर तारड़ और एहसन बुन। आजम नजीर तारड़ वजीर कानून भी हैं, इनको आप दरबारी ग्रुप कह सकते हैं। ये आजकल एस्टेब्लिशमेंट के, काजी साहब के, नून लीग के हाथ की छड़ी बने हुए हैं। हामिद खान ग्रुप साहब का भी जो माजी है वो भी को बहुत अच्छा नहीं है। हामिद खान भी काजी साहब के बहुत करीब थे। जब काजी साहब पर उनके फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स का वो जो एक रेफरेंस बना था इमरान खान के जमाने में, हमारी हुकूमत के जमाने में, जाहिर है वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही वो तमाम मालूमात निकाल कर और भिजवानी शुरू की थी। सदर पाकिस्तान को वो मालूमात गई। कोई और चारा नहीं था हुकूमत के पास ट्रांसपेरेंसी के लिए, के फरोग के लिए, कि उस रेफरेंस को ना बनाया जाता। वो रेफरेंस बनाया गया। अब उस रेफरेंस में हामिद खान साहब जो हैं वो जाकर काजी फायज ईसा के साथ खड़े हो गए। हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। काजी फायज ईसा का उन्होंने, मुनीर मलिक ने केस लड़ा और काजी फायज ईसा साहब को मसीहा बनाकर अदलिया की आजादी, अदलिया की तौकीर बनाकर पेश किया। वैसे हैं तो ये हमारे बुजुर्ग, मैं तो इनका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन इन्हें कौम से माजरत करनी चाहिए कि काजी फायज ईसा इनको धोखा देने में कामयाब हुए और काजी फायज ईसा की ये वकालत करते रहे। और उसके लिए इन्होंने इमरान खान के ऊपर इतनी सख्त तनकीद की, इमरान खान को इतना टफ टाइम दिया, उनकी हुकूमत को टफ टाइम दिया और इमरान खान की हुकूमत को कमजोर करने में इन्होंने भी अपना एक कलीदी किरदार अदा किया। अब सबको पता है कि काजी फायज ईसा शैतान आजम है और उससे बड़ा शैतान पाकिस्तान की तारीख में कोई पैदा नहीं हुआ। और अब इन बड़े वकला को मैंने पहले भी कहा कि मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूं। मेरे से तो नहीं, मैं तो इन्हीं से माजरत करूंगा, मेरे तो बुजुर्ग हैं, लेकिन आवाम से इन्हें माजरत करनी चाहिए कि इन्होंने ये जिस सांप को ये दूध पिलाते रहे, उसने ही अदलिया के ऊपर, उसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो हमला किया और सबसे गंदी और शैतानी तरामीम लाकर अपने आप को 3 साल की एक्सटेंशन दिलवाने की एक ऐसी घटिया कोशिश में वो मुब्तला है कि जिससे पाकिस्तान पूरे को तबाह करने पर वो तुले हुए। तो इन वकला की सबसे पहले ये जिम्मेदारी बनती है। अब आते हैं आसमा जहांगीर ग्रुप की तरफ। उन्होंने आज एक बड़ा कन्वेंशन किया इस्लामाबाद के अंदर और अपने ग्रुप के तमाम मुल्क के तूलो अर्ज से लोगों को बुलाया। अब वो भी आपकी तनकीद का असल में प्रेशर फील कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट बार, और इस दफा जाहिर है वहां पर दोबारा इलेक्शन होना है। अब जो मौजूदा हालात हैं उनमें तो वकला इन शैतानी तरामीम के बाद आसमा जहांगीर ग्रुप, मतलब आजम नजीर तारड़ और एहसन बून से हाथ भी नहीं मिलाना चाहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार की जो सदारत होती है वो बहुत बड़ा एक हथियार होता है जिसके पास भी हो। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हथियार उनके हाथ में रहे ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस को ब्लैकमेल कर सकें जब उनका दिल करे। और ये हर सूरत अपने हाथ में रखने के लिए अब वकला तो इन हालात में उनको वोट नहीं देंगे, तो वकला को पागल बनाने के लिए अब ये जो कन्वेंशन बुलाया गया, इसमें 2 ये हरकतें कर सकते हैं। एक तो ये जाहिर है कहेंगे कि ये मुसवदा असली नहीं है, जिसकी इतलात आ भी रही है मीडिया में कि आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा है कि ये मुसवदा असल नहीं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि हम इस मुसवदे के हक में नहीं है, हम इसको वोट नहीं करेंगे, हम तो अदलिया की आजादी के लिए हैं। ये क्यों कर रहे हैं? असल में तो यही सब कुछ करवा रहे थे यही ग्रुप। ये कर इसलिए रहे हैं ताकि अक्टूबर का जो इलेक्शन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट बार का, उसको जीत सकें और दोबारा वो जो सुप्रीम कोर्ट बार की पार है, जो उसके प्रेसिडेंट की, जो उसकी पार है, वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की जेब में डाल सकें। तो ये नूरा कुश्ती है, वकला को
समझना चाहिए और ये जो 2 नंबर लीडरशिप इस टाइम माजरत के साथ इनके ऊपर बैठी हुई है, इनसे इज्तनाब करना चाहिए और आसमा जहांगीर ग्रुप को लिबरेट करना चाहिए। ये जो इस वक्त दरबारी और टाउट्स है, 3000 के करीब इन्होंने लोगों को नवाजा हुआ है। एक तो प्लॉट्स दिए गए हैं और बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ 3000 वकला ऐसे हैं, उसमें 1000 वकला को एडवाइजरीज, कंसल्टेंसीज और ऐसी चीजें दी गई। फिर हर वकील किसी ना किसी चैम्बर से है। एक वकील को आप किसी जगह के ऊपर एडजस्ट करते हैं तो उस चैम्बर के 3-4 वकील जो है, 5 वकील जो है, वो सारे के सारे ऑब्लाइज होते हैं। तो 3 से 5000 वकला जो है वो इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्लाइज किए हुए हैं, खरीदे हुए हैं, उनके जमीर खरीदे हुए हैं। बाकी वकील जो आम वकील है बेचारा, उसको तो इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो उन 3-4-5 वकीलों के थ्रू ये तमाम अपनी जो है वो जो इन्होंने एक तसल्लुत कायम किया हुआ है उसको मैनेज करते हैं। तो ये एक तो ये सिचुएशन है जो आपको बतानी थी। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है और फौरी तौर पर उनकी रिहाई का पैगाम। अगली खबर आपको देंगे कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा ऑर्डर पास, और वो बड़ा ऑर्डर जो है वो फैजान जो बच्चा 17 साल का अगवा हुआ था, अमूमी तौर पर आपको बताया कि कोई अगवा होता है, उसके बाद रिकवर होता है, केस खत्म कर दिया जाता है। अगवा किसी ने महीना किया, 2 महीने किए, 6 महीने किए, उसका कोई हिसाब नहीं, कोई सजा नहीं, और बस बंदा वापस आ गया, इसी को गनीमत समझी जाती है और केस बंद कर दिया जाता है। इससे होता क्या है कि अगवा करने वाले को ये पता चल जाता है कि मैं जिसको मर्जी अगवा करूं, कौन सा किसी ने पूछना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे बंदा छोड़ना पड़ जाएगा तो छोड़ देंगे, 2 महीने पास रख के जो मैंने उससे हासिल करना था वो तो कर लिया, तो अब छोड़ दो। तो ये सर्कल चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इसको तोड़ने की कोशिश की है। फैजान के वापस आ जाने के बाद हुकूमती वकील ने कहा कि जी बंदा वापस आ गया, केस निपटा दें। उन्होंने कहा कैसे निपटा दें, ये बुनियादी इंसानी हकूक की बात है, उठाया किसने था ये तो पता करें। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की गाड़ियां जो है वो उठा रही हैं, ये किस इंटेलिजेंस एजेंसी की है? फैजान को ये मगवी को ये बताया गया था कि उनको आईएसआई ने उठाया है, तो अब अगर आईएसआई ने नहीं उठाया तो वो आकर अपना बयान हल्फी दें। उन्होंने आईएसआई से, एमआई से, एयर फोर्स की इंटेलिजेंस से, नेवी की इंटेलिजेंस से, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी से उन्होंने बयान हल्फी मांगे हैं। उन्होंने कहा वजारत के थ्रू बयान हल्फी जमा करवाएं कि ना ही आपने उठाया था ना ही आपको पता था, और इसी तरह से उन्होंने पुलिस से और दूसरे इदारों से भी मांगा। ये बहुत वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये बयान हल्फी आ जाए जरा एक दफा रिकॉर्ड पर, हो सकता है इस वक्त ये ना पकड़े जाए, कभी मौसम अच्छा होगा, इनके ट्रायल होंगे, तो फिर ये दिए हुए बयान हल्फी जो है वो इनके गले के फंदे बनेंगे। इसलिए जस्टिस बाबर सत्तार की सताइश करनी चाहिए कि वो इस केस को बंद नहीं कर रहे बल्कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर मौलाना फजल रहमान और असद कैसर साहब की मुलाकात हुई है। आज मौलाना फजल रहमान जो है वो असद कैसर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके घर तशरीफ लेकर आए और खाना तनावल किया। वहां पर आज साबिक सदर आरिफ अलवी भी थे। वहां पर फजल रहमान साहब ने बातचीत करते हुए कहा कि जो तरामीम ये प्रपोज कर रहे हैं हम उस पर वोट नहीं दे सकते, अगर देंगे तो हम आवाम के सामने खयानत करेंगे, हम उसके मुर्तकब नहीं हो सकते। वो मसवदा किसी सूरत भी इस काबिल नहीं कि उस पर वोट दिया जा सके। इसके साथ साथ सहाफियों ने आज मौलाना फजल रहमान साहब को ये कहा कि आज जेल में जब इमरान खान से ये सवाल किया गया कि मौलाना फजल रहमान हीरो हैं या नहीं है, मीन उनका किरदार क्या होगा, तरामीम में वोट देंगे कि नहीं, तो इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया, इज्तनाब किया, मतलब कि वो अभी श्योर नहीं है कि आप वाकई इस पर असूल पर खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। उन्होंने खामोश रहना और इस सवाल को इग्नोर करना पसंद किया, इसके ऊपर को हतमी राय नहीं दी। तो उस पर फजल रहमान साहब ने मुस्कुराकर कहा कि देखें मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा, अगर उन्होंने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दे रहा, मतलब कि उन्होंने भी इज्तनाब किया इस बात के ऊपर। और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको कहा कि जेल में जब सहाफी ने इमरान खान से ये सवाल पूछा कि फजल रहमान आपके ख्याल में तरामीम में वोट हतमी तौर पर देंगे कि नहीं, तो इमरान खान ने कहा कि वक्त पर बताएंगे, वक्त देखेगा। उन्होंने कोई हतमी इसके ऊपर जो है वो जवाब देने से जो है वो इग्नोर किया, ग्रेज किया, और मेरे ख्याल में यही मुनासिब जो तर्ज अमल है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि मौलाना साहब जो है वो इवेंचुअली क्या फैसला करते हैं और किस सिमत जाते हैं। बहरहाल ये तो एक बैठक थी, इस बैठक के जरूर जो भी नताइज निकलेंगे वो आपके सामने रखेंगे। अब मुन्ने मुनीफ फारूक के थ्रू जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक पैगाम पीटीआई को भेजा, एस्टेब्लिशमेंट ने एक पैगाम पीटीआई के रैंक एंड फाइल और लीडरशिप को भेजा है। भेजा जाहिर है मुनीफ फारूक के थ्रू है। उन्होंने ये कहा है कि आप खैर सगाली के जज्बे के तहत इस एक्सटेंशन के लिए, जिसमें जाहिर है आसिम मुनीर साहब की भी एक्सटेंशन है और काजी साहब की भी, आप इस तरमीम में वोट कर। मिसाल उन्होंने ये दी कि याद कीजिए नून लीग कैसे एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल में फंसी हुई थी और एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर केसेस बनाए हुए थे, और उन केसेस से निकलने के लिए खैर सगाली के जज्बे के तौर पर नून लीग ने जनरल बाजवा को वोट दिया था, और फिर उनकी काया पलट गई थी, उनको आजाद कर दिया गया था, तमाम चीजें उनसे वापस ले ली गई थी। इसलिए अगर पीटीआई भी अपनी जान छुड़वाना चाहती है तो जज्बा खैर सगाली के तौर पर वो इस एक्सटेंशन में वोट डाल दे। ये मुनीफ फारूक साहब ने मशवरा दिया है, और आप समझ सकते हैं कि मशवरा कहां से आया। जाहिर है ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहां पर शायर इनडायरेक्टली मुनीफ फारूक के थ्रू कह रहा है कि मेरी एक्सटेंशन के ऊपर वोट दे दें, ये मशवरा दे दें। लेकिन मैं मुनीफ फारूक साहब को बता देता हूं कि जाहिर है जनरल बाजवा साहब और नून लीग के मामलात का तो मुझे नहीं पता, या जो पता है वो आप सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में इस एक्सटेंशन पर कभी भी किसी सूरत भी वोट नहीं करेगी। वो खैर सगाली की बजाय जो भी होना है, जाहिर है पहले भी नुकसान उठाया,
आइंदा भी तहरीक इंसाफ नुकसान उठाने को तैयार होगी और कुर्बानी देने को तैयार होगी, लेकिन इन हालात के अंदर इस एक्सटेंशन के ऊपर किसी सूरत इमरान खान अलाउ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का वोट भी इस पर करे। तो मुनीफ फारूक साहब का जो इसके अंदर मशवरा है वो जाया ही चला जाए। अच्छा जी, दूसरी तरफ आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने जेल में जो बातचीत की है, उन्होंने कहा कि बेसिकली 4 लोगों को एक्सटेंशन मिल रही है इसमें, या 4 लोगों का करियर जो है वो बचाया जा रहा है। जस्टिस कादी फायज ईसा, जस्टिस आमिर फारूक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आर्मी चीफ, ये चारों ही लंदन प्लान का हिस्सा थे और इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि 21 तारीख का जलसा हर सूरत होगा, अवाम कश्तियां जलाकर निकले और हर सूरत इस जलसे के अंदर वो शामिल हो। उन्होंने कहा कि ये डू एंड डाई है, हमें अदलिया को हर सूरत उसके पीछे खड़े होना है और अदलिया को बचाना है। काजी फायज ईसा जैसे ही चले गए, नए चीफ जस्टिस आए तो फिर 9 मई भी खुलेगा और पता चलेगा कि मुझे घसीट कर गिरफ्तार करके असल में अवाम को इश्तियाल दिलाना मकसद था और इश्तियाल दिलाने के बाद खुद ही 9 मई किया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म किया जा सके। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अंदर की एक इत्तला है कि 9 मई जो सारे का सारा है वो मोहसिन नकवी साहब ने किसी के साथ मिलकर प्लान किया था। इसके बारे में कुछ मालूमात आ रही हैं, जब हतमी तौर पर मालूमात आई तो आपके सामने रखूंगा। फिलहाल ये पता चला है कि ये पूरे का पूरा 9 मई का ये जो प्लान था, पीछे उसके हो सकता है मिलिट्री के लोग भी हों, लेकिन जो असल मास्टरमाइंड इसके हैं वो मोहसिन नकवी हैं और उनका ये बनाया हुआ प्लान है। जाहिर है मिलिट्री के जनरल्स के साथ मिलकर ही प्लान बना था, ये को अकेले वो नहीं बना सकते, लेकिन मेन जो प्लान का ये शैतानी दिमाग था इसमें वो 9 मई के बारे में मोहसिन नकवी का था। और अब जाहिर है आज जो मारूफ वकील हैं मुनीर मलिक, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा अगर आपने आईनी अदालत बनानी है तो फिर काजी क्यों आप मोहसिन नकवी को ही उसका पहला चीफ जस्टिस लगा दें, पहले भी तो हर अहम ओहदा उन्हीं को देते हैं, काम ही खत्म करें। तो वापस चलते हैं इस बात पे कि इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई जो है वो खुद करवाया गया पीटीआई को खत्म करने के लिए और मकसद ये था कि पीटीआई को तोड़ दिया जाए, दीवार के साथ लगा दिया जाए। केसेस तो मेरे पे पहले ही बने हुए थे। तो उन्होंने अब अवाम से तवक्को की है, अवाम को कॉल दी है कि 21 सितंबर के लाहौर के जलसे में आपने हर सूरत तशरीफ लेकर आना है और उसको कामयाब बनाना है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है 21 सितंबर के जलसे से रोका जाए। अगर ये आए तो इन्होंने अदलिया के खिलाफ तकरीरें करनी है, इन्होंने फौज के खिलाफ तकरीरें करनी है, इन्होंने अमनो अमान खराब करना है। देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट उस पर क्या करती है। अदालतों ने तो जलसों की इजाजत देनी होती है क्योंकि ये आईनी हक है। ये नई रीत पड़ रही है कि अब अदालतों में जाया जा रहा है कि किस तरीके से जलसे को रोका जाए। अच्छा जी, अगली खबर जो आपको देंगे वो ये है कि जो नून लीग का रैंक एंड फाइल है वो सारे का सारा कंफ्यूज है। अब सार आलम हैं तो सहाफी के रूप में रहते हैं नून लीग के जाहिर स्पोक्स पर्सन, वो ये कहते हैं कि कौम को और पीटीआई को नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नवाज शरीफ की वजह से आईनी तरमीम जो है वो पास नहीं हो सकी, नवाज शरीफ ने इसको एंडोर्स नहीं। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता क्योंकि मंसूर अभी ये खबर दे चुके हैं कि नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के अंदर किसी से रब्ता किया, लीडर से अख्तर मेंगल ही लगते हैं, उन्हीं को रब्ता किया होगा कि वो वोट दें और नवाज शरीफ भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे थे कि ये तरमीम पास हो। अच्छा, दूसरी तरफ जो आजम नजीर तारण है उन्होंने आज दरबारी ग्रुप जो वकला का है उनको कहा है कि ये मसवदा हतमी नहीं है, ये जो मसवदा आपके सामने है ये तो मसवदा असल ही नहीं है। तीसरी तरफ डंटोनक जो कह रहे हैं वो डंटोनक कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब के साथ इस मसवदा शेयर हुआ, मसवदे पर बार बार बातचीत हुई और फजल रहमान साहब को मसवदे पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं था। तो मतलब डंटोनक कह रहे हैं ये मसवदा असल है, वो भी डंटोनक तारड़ कह रहे हैं मसवदा असल था, आजम नजीर तारड़ कह रहे हैं कि मसवदा असल नहीं है। अब ये दोनों तारड़ घर में बैठ के फैसला कर लें। वैसे एक बात इनके इन बयानों से पता चला है कि वाकई रफीक तारड़ साहब इन्हीं के दादा थे। बनता है इनके दोनों बयानों को देखने के बाद ये यकीन आ जाता है कि वो इन्हीं के दादा थे और जो कारनामे उन्होंने ब्रीफ केस उठा के और जजेस को खरीदो फरोख्त करके अदलिया के अंदर गंद डालने का उन्होंने अंजाम दिया था, ये भी आगे माशाल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चलें बाहर